नमस्कार दोस्तों जब कई वर्षों तक धीरे धीरे गुर्दे की कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है तो उसे क्रॉनिक किडनी फेल होना कहा जाता है। इस बीमारी का अंतिम चरण स्थायी रूप से किडनी की विफलता यानी कि किडनी फेलियर होता है। क्रॉनिक किडनी फेल होने को क्रॉनिक रिनल विफलता यानी कि क्रॉनिक रिनल फेलियर, क्रॉनिक रिनल रोग यानी कि क्रॉनिक रिनल डिजीज या क्रॉनिक किडनी विफलता यानी कि क्रॉनिक किडनी फेलियर के रूप में भी जाना जाता है। जब गुर्दे की कार्य क्षमता धीमी होने लगती है और स्थिति बिगड़ने लगती है तब हमारे शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों और तरल मात्रा जो होती है, तरल पदार्थों की मात्रा खतरे के स्तर तक बढ़ जाती है। इसके उपचार का उद्देश्य रोग को रोकना या धीमा करना होता है और ये आमतौर पर इसके मुख्य कारण को नियंत्रित करके किया जाता है। क्रॉनिक किडनी रोग लोगों की सोच से कहीं अधिक विस्तृत है। जब तक ये रोग शरीर में अच्छी तरह से फैल नहीं जाता तब तक इस रोग या इसके लक्षणों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। जब किडनी अपनी क्षमता से 75% कम काम करती है तब लोग ये महसूस कर पाते हैं कि उन्हें गुर्दे की बीमारी है। दोस्तों, बात की जाए कि किडनी फेल होने के कितने चरण यानी कि स्टेजेस होते हैं, तो किडनी फेल होने को 5 चरणों में बांटा गया है। जब चिकित्सक किसी व्यक्ति की गुर्दे की बीमारी का चरण पता लगा लेते हैं तब वो उसका अच्छी तरह से इलाज कर सकते हैं। इस बीमारी के प्रत्येक चरण में अलग अलग परीक्षणों और उपचार की आवश्यकता होती है। दोस्तों, बात की जाए ग्लोमेरुलर निस्पंदन दर यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR की, तो GFR गुर्दे की कार्य क्षमता को मापने का सबसे अच्छा उपाय है। GFR एक संख्या है जो किसी व्यक्ति की गुर्दे की बीमारी के कारण चरण को समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। व्यक्ति की आयु, जाति, लिंग और उनके सीरम क्रिएटिनाइन का उपयोग करके एक गणित सूत्र बनता है जिसके द्वारा GFR की गणना की जाती है। सीरम क्रिएटिनाइन के स्तर को मापने के लिए डॉक्टर रक्त परीक्षण का सुझाव देते हैं। क्रिएटिनाइन एक अपशिष्ट उत्पाद है जो मांसपेशियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों से निकलता है। जब गुर्दे अच्छी तरह से काम करते हैं तो रक्त से क्रिएटिनाइन को अच्छी तरह से साफ कर देते हैं और जैसे ही गुर्दों की काम करने की शक्ति धीमी हो जाती है वैसे ही रक्त में क्रिएटिनाइन का स्तर बढ़ जाता है। तो प्रत्येक चरण के लिए CKD यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज और GFR के 5 चरण होते हैं। चरण 1 की बात की जाए उसे हम सामान्य या उच्च GFR कहते हैं, जिसमें कि GFR 90 ml प्रति मिनट से ज़्यादा होता है। चरण 2 जिसे हम अल्प CKD कहते हैं, जिसका GFR 60 से 89 ml प्रति मिनट के बीच होता है। चरण 3A जिसे कि हम मध्यम CKD कहते हैं, जिसका कि GFR 45 से 59 ml प्रति मिनट होता है। जबकि स्टेज 3B में भी उसे भी हम मध्यम CKD कहते हैं, लेकिन इसका GFR 30 से 44 ml प्रति मिनट होता है। चरण 4 इसे हम गंभीर CKD कहते हैं, जिसका GFR 15 से 29 ml प्रति मिनट होता है। और स्टेज 5 जिसे अंतिम चरण CKD कहते हैं, इसका GFR 15 ml प्रति मिनट से भी कम होता है। तो एक बार जब आप GFR को समझ लेते हैं तो आप गुर्दे की बीमारी का चरण निर्धारित कर सकते हैं। दोस्तों, बात की जाए किडनी फेल होने के लक्षणों की, तो क्रॉनिक किडनी विफलता एक्यूट गुर्दे की विफलता के विपरीत एक धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी है। यहाँ तक कि अगर एक किडनी काम करना बंद कर देती है तो दूसरी किडनी सामान्य रूप से कार्य कर सकती है। इसके लक्षण तब तक दिखाई नहीं देते जब तक ये बीमारी अपने उच्च चरण में नहीं पहुँच जाती। इस चरण में बीमारी से हुई क्षति को ठीक नहीं किया जा सकता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन लोगों में किडनी फेल होने की अधिक संभावना हो उन्हें अपने गुर्दों की नियमित रूप से जांच करवानी चाहिए। बीमारी का शुरुआत में ही पता चल जाने पर गुर्दों में होने वाली गंभीर क्षति को रोका जा सकता है। किडनी फेल होने के कुछ सामान्य लक्षणों की बात की जाए तो उसमें है एनीमिया यानी कि खून की कमी, मूत्र में रक्त आना, मूत्र का रंग गहरा होना, मानसिक सतर्कता में कमी, मूत्र की मात्रा में कमी आना, एडिमा यानी कि सूजे हुए पैर, हाथ और टखने। एडिमा के गंभीर होने पर चेहरा भी सूज जाता है। साथ ही साथ थकान, हाई ब्लड प्रेशर, अनिद्रा, त्वचा में लगातार खुजली होना, भूख कम लगना, स्तंभन दोष, जल्दी जल्दी पेशाब आना विशेष रूप से रात में, मांसपेशियों में ऐंठन, मांसपेशियों में झंझनाहट होना यानी कि मसल ट्विचेस, जी मिचलाना, पीठ के मध्य से निचले हिस्से में दर्द होना, हांफना, मूत्र में प्रोटीन आना, शरीर के वजन में अचानक बदलाव आना और साथ ही साथ अचानक सिर दर्द होना। दोस्तों, बात की जाए क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी कि CKD के क्या कारण होते हैं, ये इसके कारण क्या होते हैं, कोजेज क्या होते हैं। तो दोस्तों, हमारे शरीर में फिल्ट्रेशन की जटिल प्रणाली को गुर्दे पूरा करते हैं और ये अतिरिक्त अपशिष्ट और तरल पदार्थों को रक्त से अलग करके शरीर से उत्सर्जित करने का काम करते हैं। प्रत्येक किडनी में लगभग 1 मिलियन सूक्ष्म फिल्टरिंग इकाइयाँ होती है जिन्हें कि नेफ्रॉन कहते हैं। कोई भी बीमारी जो नेफ्रॉन को नुकसान पहुंचाती है उससे किडनी की बीमारी भी हो सकती है।
डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर दोनों ऐसी बीमारियां हैं जो नेफ्रॉन को नुकसान पहुंचा सकती है और ज़्यादातर किडनी की बीमारी डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ही होती है। अधिकतर मामलों में गुर्दे हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले ज़्यादातर अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। हालांकि यदि गुर्दों तक पहुंचने वाला रक्त प्रवाह प्रभावित हो जाता है तो ये अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं और ऐसा होने का कारण कोई क्षति या बीमारी होती है। यदि मूत्र विसर्जन में बाधा आती है तो समस्याएं हो सकती है। अधिकांश मामलों में किसी जीर्ण बीमारी का परिणाम होता है ये सीकेडी। जैसे कि बात की जाए डायबिटीज़ की तो किडनी फेल होने को मधुमेह के प्रकार 1 और 2 से जोड़ा गया है। यदि रोगी का मधुमेह सही तरह से नियंत्रित नहीं है तो चीनी यानी कि ग्लूकोज की अत्यधिक मात्रा रक्त में जमा हो सकती है। किडनी की बीमारी डायबिटीज़ के पहले 10 सालों में आम नहीं होती है। ये बीमारी आमतौर पर डायबिटीज़ के निदान के 15 से 25 साल बाद होती है। हाई ब्लड प्रेशर की बात की जाए तो हाई ब्लड प्रेशर गुर्दों में पाए जाने वाले ग्लोमेरुलाई भागों को नुकसान पहुंचा सकता है। ग्लोमेरुलाई शरीर में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को छानने में मदद करते हैं। बाधित मूत्र प्रवाह की बात करें तो यदि मूत्र प्रवाह को रोक दिया जाता है तो वो मूत्राशय से वापस किडनी में जाकर जमा हो जाता है, जिसे कि वेसिको-यूरेटेरल रिफ्लक्स कहते हैं। रुके हुए मूत्र का प्रवाह गुर्दों पर दबाव बढ़ाता है और उसकी कार्य क्षमता को कम कर देता है और इसके संभावित कारणों में बढ़ी हुई पौरुष ग्रंथि यानी कि एनलार्ज्ड प्रोस्टेट, गुर्दों में पथरी या ट्यूमर शामिल है। अन्य गुर्दे के रोगों की बात करें तो इसमें पॉलीसिस्टिक किडनी रोग, पाइलोनेफ्राइटिस या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस शामिल है। गुर्दा धमनी स्टेनोसिस यानी कि किडनी आर्टरी स्टेनोसिस की बात करें तो गुर्दे में प्रवेश करने से पहले गुर्दे की धमनी परिसीमित हो जाती है या रुक जाती है। कुछ विषैले पदार्थों की बात करें तो इनमें ईंधन, सॉल्वेंट्स जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, सीसा यानी कि लेड और इससे बने पेंट, पाइप और सोल्डरिंग सामग्री शामिल है। यहाँ तक कि कुछ प्रकार के गहनों में विषाक्त पदार्थ होते हैं जो कि गुर्दे की विफलता का कारण बन सकते हैं। साथ ही साथ भ्रूण के विकास से संबंधित समस्याएं। अगर गर्भ में विकसित हो रहे शिशु के गुर्दे सही प्रकार से विकसित नहीं होते हैं। सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस की बात की जाए तो ये एक स्व प्रतिरक्षित यानी कि ऑटो इम्यून बीमारी है और इसमें शरीर की अपनी ही प्रतिरक्षा प्रणाली गुर्दों की गंभीर रूप से प्रभावित करती है, जैसे कि वे कोई बाहरी टिश्यूज हों। मलेरिया और पीले बुखार की बात करें तो गुर्दों के कार्य में बाधा डालने के लिए ये जिम्मेदार होते हैं और कुछ दवाएं, उदाहरण के लिए एनसेड्स दवाएं जैसे कि एस्पिरिन या आइबुप्रोफेन का अत्यधिक उपयोग और साथ ही साथ अवैध मादक द्रव्यों का सेवन जैसे कि हेरोइन या कोकेन। और बात की जाए चोट की तो गुर्दों पर तेज झटका या फिर चोट लगना। दोस्तों बात की जाए कि किडनी फेल होने को कैसे रोका जा सकता है तो आप सीकेडी की रोकथाम हमेशा नहीं कर सकते। हालांकि हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ को नियंत्रित करके किडनी रोग के खतरों को कम किया जा सकता है। यदि आपको किडनी की गंभीर समस्या है तो इसके लिए आपको नियमित जांच करानी चाहिए। सीकेडी का निदान शीघ्र करने पर इसे बढ़ने से रोका जा सकता है और इस बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों को अपने डॉक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों और सलाह का पालन करना चाहिए। आहार की बात की जाए तो पौष्टिक आहार जिसमें कि बहुत से फल और सब्जियां, साबुत अनाज, बिना चर्बी वाला मांस या मछली शामिल हो, हाई ब्लड प्रेशर को ये कम रखने में मदद करते हैं। शारीरिक गतिविधि की बात करें तो नियमित शारीरिक व्यायाम ब्लड प्रेशर के स्तर को सामान्य बनाए रखने के लिए आदर्श माना जाता है और ये डायबिटीज़ और हार्ट रोग जैसी दीर्घकालीन बीमारियों को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वे अपनी उम्र, वजन और हेल्थ के लिए अनुकूल व्यायाम के बारे में डॉक्टर से परामर्श लें और साथ ही साथ कुछ पदार्थों से बचें। शराब और ड्रग्स का सेवन न करें। लेड जैसी भारी धातुओं के साथ अधिक समय तक संपर्क में आने से बचें। ईंधन, सॉल्वेंट्स और अन्य विषैले रसायन यानी कि टॉक्सिक केमिकल से अपने आप को बचाकर रखें। और अब हम दोस्तों जानेंगे किडनी फेल होने के निदान के बारे में कि इसका निदान कैसे होता है। तो दोस्तों डॉक्टर लक्षणों की जांच करेंगे और रोगियों से लक्षणों के बारे में पूछेंगे। कुछ परीक्षणों का सुझाव भी दिया जा सकता है जैसे कि रक्त परीक्षण। तो चिकित्सक द्वारा रक्त परीक्षण कराने का परामर्श इसलिए दिया जाता है जिससे कि ये निर्धारित किया जा सके कि शरीर में उत्पन्न अपशिष्ट अच्छी तरह से फिल्टर हो रहे हैं या फिर नहीं। यदि यूरिया और क्रिएटिनिन का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है तो चिकित्सक किडनी की बीमारी के अंतिम चरण का निदान करेंगे। मूत्र परीक्षण की बात करें तो मूत्र परीक्षण ये पता लगाने में मदद करता है कि मूत्र में रक्त या प्रोटीन की मात्रा है या नहीं। किडनी स्कैन की बात करें तो किडनी स्कैन में मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि MRI स्कैन, सिटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड भी शामिल हो सकते हैं और इसका उद्देश्य ये निर्धारित करना है कि मूत्र प्रवाह में कोई रुकावट आ रही है या नहीं। और इन स्कैन के द्वारा गुर्दे के आकार का अनुमान मिल जाता है। गुर्दे की बीमारी के आरंभिक चरणों में किडनी का आकार छोटा और असामान्य हो जाता है।
किडनी बायोप्सी की बात करें तो इसमें गुर्दों के टिश्यूज़ का छोटा सा नमूना लिया जाता है और सेल की क्षति की जांच की जाती है। गुर्दों के ऊतकों के विश्लेषण से बीमारी का सटीक निदान करना आसान हो जाता है। छाती के एक्सरे की बात करें तो इसका उद्देश्य पल्मोनरी एडिमा, जो कि फेफड़ों में तरल पदार्थ बनाए रखता है, उसकी जांच करना होता है। और ग्लोमेरुलर निस्पंदन दर यानी कि जीएफआर की बात करें तो ये एक ऐसा निदान है या एक ऐसा परीक्षण है जो ग्लोमेरुलर निस्पंदन दर को मापता है। ये मरीज के रक्त और मूत्र में अपशिष्ट उत्पादों के स्तर को मापने में काम आता है। जीएफआर ये अनुमान लगाता है कि कितने मिलीलीटर अपशिष्ट किडनी द्वारा प्रति मिनट फिल्टर किया जा सकता है और आमतौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति के गुर्दे 90 मिलीलीटर से अधिक अपशिष्ट प्रति मिनट फिल्टर कर सकते हैं। दोस्तों, बात की जाए कि किडनी फेल होने का इलाज क्या होता है, तो दोस्तों क्रोनिक किडनी रोग का वर्तमान समय में कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। हालांकि कुछ ऐसे इलाज हैं जो इसके लक्षणों को नियंत्रित करने और जोखिमों को कम करने और रोग को बढ़ने से रोकने में मदद करते हैं। सबसे पहले बात की जाए एनीमिया का इलाज, तो दोस्तों हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक पदार्थ होता है जो कि ऑक्सीजन को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाने पर रोगी को एनीमिया हो जाता है। जो लोग गुर्दे की बीमारी के साथ एनीमिया से ग्रसित होते हैं उन्हें रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है और आमतौर पर गुर्दे की बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को आयरन पूरक यानी कि आयरन सप्लीमेंट्स या तो हर रोज फेरस सल्फेट गोलियों के रूप में या कभी कभी इंजेक्शन के रूप में लेने पड़ते हैं। उसके बाद बात की जाए फॉस्फेट संतुलन की, तो किडनी के मरीज अपने शरीर से फॉस्फेट की मात्रा को पूरी तरह से निष्कासित करने में सक्षम नहीं होते हैं और ऐसे रोगियों को सलाह दी जाती है कि वो अपने आहार में फॉस्फेट का कम से कम इस्तेमाल करें। मरीज डेयरी उत्पादों, लाल मांस, अंडे और मछली का सेवन ना करें। विटामिन डी की बात करें तो गुर्दे के रोगियों में विटामिन डी का स्तर बहुत कम होता है। विटामिन डी स्वस्थ हड्डियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। विटामिन डी हमें सूरज और भोजन से प्राप्त होता है और ये पहले किडनी द्वारा सक्रिय होता है, तब शरीर इस विटामिन का इस्तेमाल कर सकता है। रोगियों को इस बीमारी में अल्फा कैल्सिडॉल या फिर कैल्सिट्रायोल दिया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो क्रोनिक किडनी रोगियों में हाई ब्लड प्रेशर एक सामान्य समस्या होती है और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ब्लड प्रेशर का स्तर सामान्य बना रहे, जिससे गुर्दों को होने वाले खतरों को कम किया जा सके। तरल अवरोधन की बात करें, फ्लूइड रिटेंशन, तो जिन लोगों को किडनी का रोग होता है उन्हें किसी भी तरह का तरल पदार्थ लेने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। यदि मरीज के गुर्दे ठीक से काम नहीं करते हैं तो उसके शरीर में तरल पदार्थ बहुत तेजी से बनने शुरू हो जाते हैं और इसीलिए ज़्यादातर मरीजों को तरल पदार्थ का सेवन करने से रोक दिया जाता है। त्वचा में खुजली यानी कि स्किन इचिंग की बात करें तो एंटी हिस्टामाइन जैसे कि क्लोरफेनेरामाइन जो है ये इसके लक्षण को कम करने में मदद करते हैं। उसके बाद बात की जाए एंटी सिकनेस मेडिकेशन यानी कि बीमारी को रोकने वाली दवाइयाँ, तो गुर्दों के ठीक तरह से काम न करने पर मरीज के शरीर में विषैले पदार्थ बनने शुरू हो जाते हैं और इससे रोगी बीमार यानी कि मतली महसूस कर सकता है। तो साइक्लिजिन या फिर मेटाक्लोप्रामाइड जैसी दवाइयाँ इस बीमारी में मददगार होती है। आहार की बात करें तो किडनी विफलता के प्रभावशाली उपचार के लिए उचित आहार का सेवन करना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने बताया है कि आहार में प्रोटीन लेना बंद करने से रोग को बढ़ने से रोका जा सकता है और ऐसा आहार लेने से मतली के लक्षण भी कम हो जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखने के लिए नमक का सेवन सही मात्रा में करना ज़रूरी है। समय के साथ पोटेशियम और फास्फोरस के सेवन को भी धीरे धीरे बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद बात की जाए एनसेड्स यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की, तो एनसेड्स जैसे कि एस्पिरिन या आइबुप्रोफेन जैसी दवाइयों से बचना चाहिए और सिर्फ चिकित्सक के सुझाव पर ही इन्हें लेना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात की जाए अंतिम चरण के किडनी रोग के इलाज की, तो ऐसा तब होता है जब गुर्दे सामान्य क्षमता से 10 से 15% कम काम कर रहे होते हैं। अभी तक किए गए उपायों में जैसे कि दवाएं, आहार और इसके मुख्य कारणों को नियंत्रित करने वाले उपचार कुछ समय के बाद इस बीमारी के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। अंतिम चरण में रोगी की किडनी अपशिष्ट और तरल पदार्थ अपने आप शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती है और ऐसी स्थिति में रोगी को डायलिसिस या फिर गुर्दा प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है। ज़्यादातर डॉक्टर जहां तक संभव हो सके डायलिसिस या किडनी प्रत्यारोपण की आवश्यकता को लंबे समय तक टालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे रोगी को गंभीर जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। किडनी डायलिसिस की बात की जाए तो जब गुर्दे ठीक तरह से काम करना बंद कर देते हैं तो ये रक्त से अपशिष्ट पदार्थों और अत्यधिक मात्रा में जमा हुए तरल पदार्थों को नहीं निकाल पाते और ऐसी स्थिति में डायलिसिस से इन्हें निकालने में मदद मिलती है। डायलिसिस की प्रक्रिया के कुछ गंभीर खतरे होते हैं जैसे कि इन्फेक्शन। किडनी डायलिसिस के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। एक होता है हेमोडायलिसिस। इस प्रक्रिया में रक्त को रोगी के शरीर से बाहर निकाला जाता है और फिर उसे एक डायलाइजर
जो कि एक कृत्रिम किडनी होती है उससे पारित किया जाता है। ऐसे रोगियों को हेमोडायलिसिस की प्रक्रिया को 1 हफ्ते में 3 बार कराना ज़रूरी होता है। प्रत्येक प्रक्रिया को करने में कम से कम 3 घंटे लगते हैं। विशेषज्ञ अब मानते हैं कि हेमोडायलिसिस की प्रक्रिया को जल्दी कराने से रोगियों का जीवन बेहतर गुणवत्ता वाला हो सकता है। घर पर उपयोग की जाने वाली आधुनिक डायलिसिस मशीनों से रोगी हेमोडायलिसिस का अधिक और नियमित उपयोग कर सकते हैं। दूसरा बात की जाए पेरिटोनियल डायलिसिस की, तो पेरिटोनियल गुहा यानी कि पेरिटोनियल कैविटी में छोटी छोटी रक्त वाहिकाओं का विशाल नेटवर्क होता है और इसके द्वारा रक्त को रोगी के पेट में फिल्टर किया जाता है। एक नली यानी कि कैथेटर को पेट में डाला जाता है जिसके द्वारा डायलिसिस घोल को शरीर के अंदर पहुंचाया जाता है और इसके माध्यम से शरीर में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ और तरल पदार्थ को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए किडनी ट्रांसप्लांट या किडनी प्रत्यारोपण की, तो गुर्दे की विफलता यानी कि किडनी फेलियर के अलावा जिन व्यक्तियों को कोई और बीमारी नहीं है उनके लिए किडनी ट्रांसप्लांट डायलिसिस से अच्छा विकल्प है। फिर भी किडनी ट्रांसप्लांट वाले रोगियों को डायलिसिस से गुजरना पड़ता है जब तक कि उन्हें नई किडनी नहीं मिलती। गुर्दा देने वाले और प्राप्तकर्ता दोनों का रक्त समूह यानी कि ब्लड टाइप, सेल प्रोटीन और एंटीबॉडीज समान होने चाहिए ताकि नए गुर्दे के प्रत्यारोपण में कोई जोखिम ना आए। भाई बहन या बहुत करीबी रिश्तेदार आमतौर पर सर्वश्रेष्ठ डोनर माने जाते हैं। यदि कोई जीवित डोनर उपलब्ध नहीं है तो किसी मृत व्यक्ति के गुर्दे का उपयोग भी किया जा सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि क्रॉनिक किडनी रोग के जोखिम को उत्पन्न करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनमें गुर्दे की बीमारी के जोखिम बढ़ सकते हैं, जैसे कि पारिवारिक इतिहास जिसमें किसी सदस्य को किडनी की बीमारी हो। उम्र की बात करें तो 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों में क्रॉनिक किडनी रोग होना सामान्य है। एथेरोस्क्लेरोसिस, मूत्राशय में रुकावट, क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जन्मजात किडनी रोग यानी कि किडनी रोग जो जन्म के समय से ही मौजूद है। डायबिटीज जो कि सबसे सामान्य जोखिम के कारकों में से एक है। हाई ब्लड प्रेशर, ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस, कुछ विषाक्त पदार्थों का अत्यधिक प्रभाव, सिकल सेल रोग, इससे शरीर में रक्त की कमी होने लगती है, और कुछ दवाएं। बात की जाए कि क्रॉनिक किडनी रोग से होने वाली समस्याएं कौन कौन सी हैं, तो यदि क्रॉनिक किडनी रोग के मरीज की गुर्दे की विफलता की संभावना बढ़ जाती है तो कुछ समस्याओं का होना संभव है, जैसे कि खून की कमी यानी कि एनीमिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का नष्ट होना, शुष्क त्वचा या त्वचा का रंग परिवर्तित होना, तरल अवरोधन यानी कि फ्लूइड रिटेंशन, हाइपरकैलेमिया यानी कि रक्त पोटेशियम के स्तर का बढ़ना जिससे दिल को नुकसान हो सकता है, अनिद्रा, काम इच्छा की कमी, पुरुषों में स्तंभन दोष, अस्थि मृदुता यानी कि ऑस्टियोमेलेशिया, हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और आसानी से टूट जाती है, और साथ ही साथ पेरिकार्डाइटिस, ये एक थैली जैसी झिल्ली होती है यानी कि पेरिकार्डियम जो कि दिल की अंदरूनी परत को बंद रखती है, वो सूज जाती है। साथ ही साथ पेट में अल्सर होना और कमज़ोर रोग प्रतिरोधक प्रणाली होना। दोस्तों बात की जाए कि किडनी में खराबी होने का पता कैसे लगाया जा सकता है, तो जब किडनी खून से वेस्ट मटेरियल को साफ करना बंद कर देती है तो इस अवस्था को किडनी फेलियर कहा जाता है। और किडनी फेल होने से शरीर में बड़ी मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा होने लगते हैं और ऐसे में कुछ प्रकार के लक्षण नजर आ सकते हैं, जैसे कि पेशाब में कमी होना, सांस लेने में परेशानी, पैरों या टखनों में सूजन, थकान, उलझन, कमजोरी, अनियमित दिल की धड़कन, छाती में दर्द या दबाव पड़ना, दौरे पड़ने या कोमा में जाना शामिल है। इसके अलावा कई बार किडनी की खराबी होने के बाद भी मरीज में कोई लक्षण नजर नहीं आते और ऐसे में किसी अन्य बीमारी के लिए लैब टेस्ट कराने पर किडनी फेलियर के बारे में पता चल सकता है। बात की जाए कि किडनी फेलियर होने पर मूत्र का रंग कैसा होता है, तो मूत्र का रंग तो शरीर में होने वाले बदलावों को जो है वो संकेत भर है। ये किडनी की कार्य स्थिति के बारे में तब तक ज्यादा नहीं बताता जब तक कि किडनी क्षतिग्रस्त होनी शुरू नहीं होती। फिर मूत्र के रंग में आए कुछ प्रकार के बदलाव कुछ स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में बता सकते हैं, जैसे कि मूत्र का साफ या हल्का पीला रंग बताता है कि आप पूरी तरह से हाइड्रेटेड हैं। गहरा पीला रंग बताता है कि शरीर में पानी की कमी है और ऐसे में अधिक पानी पीने की ज़रूरत होती है और सोडा, चाय और कॉफ़ी का सेवन कम करना चाहिए। नारंगी रंग का डिहाइड्रेशन का संकेत हो सकता है या रक्त प्रवाह में पित्त का संकेत हो सकता है और आमतौर पर किडनी की बीमारी इसका कारण नहीं बनती है। गुलाबी रंग के साथ लाल रंग नजर आना मूत्र में खून का संकेत हो सकता है और ऐसा कुछ खाद्य पदार्थों जैसे कि चुकंदर या स्ट्रॉबेरी के कारण भी हो सकता है और इस अवस्था में यूरिन टेस्ट करने पर ही इसके पीछे का कारण स्पष्ट हो सकता है। मूत्र का झागदार होना अधिक प्रोटीन होने की ओर इशारा करता है। पेशाब में प्रोटीन आना किडनी की बीमारी का संकेत है। और बात की जाए कि क्या क्रॉनिक किडनी रोग को ठीक किया जा सकता है, तो लंबे समय से चल रही किडनी की बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन उपचार की मदद से इस बीमारी को और खतरनाक बनने से रोका जा सकता है और इस बीमारी का इलाज इसके आधार पर किया जा सकता है कि क्रॉनिक किडनी रोग किस स्तर का है। इसके तमाम उपचार के बारे में इस वीडियो में हमने आपको विस्तार से बताया है।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।